वेलकम बैक। और अब जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो ड्रग्स के हवाले से है। 26 जून को हर साल आलमी यौम-ए इंसदाद मुनशियात मनाया जाता है। आलमी दिन का मकसद मुनशियात की रोकथाम और माशरती आगाही। चर्स, आइस, हेरोइन नौजवान नस्ल का मुस्तकबिल दाव पर। नशा सिर्फ बीमारी नहीं बल्कि एक समाजी जहर है। मुनशियात फरोश अब सोशल मीडिया ऐप्स के जरिए नौजवानों को निशाना बना रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है और इस दिन को मनाने का मकसद यही है। ज़रा सा हम कुछ हिस्ट्री में चले जाते हैं। 26 जून को ये दिन इसलिए चुना गया ताकि ये दिन 1839 में चीन में होने वाले ओपियम ट्रेड रिबिलियन की याद में भी जो है वो जो बने थे, जब मंशियात की स्मगलिंग के खिलाफ एक नुमायां बगावत हुई थी। अब अक़वाम मुत्तहिदा ने 1987 में इस दिन को बाज़ाब्ता तौर पर मनाने का ऐलान किया ताकि आलमी बरादरी मंशियात की लत और गैर कानूनी तिजारत के खिलाफ मुत्तहिद हो सके। अच्छा, बात कुछ यूं है अफशीन, इफ वी टॉक अबाउट मंशियात, ना जिंदगी एक बड़ी कीमती दौलत है जिसकी हिफाजत करना हमारा फर्ज है। होता यह है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका ये बिजनेस है, ये सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला बिजनेस है इलीगल तौर पर, और पूरी दुनिया में इसकी एक मार्केट है, एक पूरी अलग दुनिया है। ये जो स्मगलर्स होते हैं, ये जो ड्रग डीलर्स होते हैं, ये नौजवानों को इस्तेमाल करते हैं। ये इनके जो कंज्यूमर्स होते हैं, अगर टेल एंड देखें आप तो यहाँ से शुरू होते हैं और फिर होते होते ये नौजवानों तक आते हैं और फिर नौजवान इस लत में पड़ जाते हैं। को खा रहे हैं। अभी हम ऑफिस आते हुए हम कितनी फुटपाथ पर देखते हैं कि कचरे में बैठे हुए होते हैं लोग, अमीर गरीब हर तरह के बच्चे लड़के, और वो मंशियात इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हाँ, और वो फिर किस तरह से अपनी जिंदगी खुद गारत कर रहे होते हैं। उनको देख के तरस आ रहा होता है कि और लेकिन उनको नहीं होश होता। बड़े खूबसूरत इंसानी जो रिश्ते हैं ये उनको भी बर्बाद करते हैं। मंशियात जो है वो सिर्फ जिस्म को नहीं बल्कि जिंदगी के हर पहलू को ख़त्म कर देता है। इसी के ऊपर हम बात करेंगे कि आज इंसदाद मंशियात का दिन मनाया जाता है आलमी सतह पर, 26 जून है। सो व्हाई नॉट टॉक अबाउट जो है वो क्रिमिनोलॉजिस्ट से बात करना इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि ये क्रिमिनल माइंड सेट कैसे बनता है माशरे में, ये लोग क्यों इस बिजनेस को चुनाव करते हैं और क्यों इस लत में पड़ जाते हैं और फिर नशे के आदी होने के बाद अपनी जिंदगी भी तबाह कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त माहिर जुर्मियात मौजूद हैं, सीनियर तरीन तजियाकार भी हैं और क्रिमिनोलॉजी को पढ़ाते भी हैं बेतहाशा, चाहे वो फोर्सेस के लोग हों, इनके स्टूडेंट्स हैं, और बहुत सारे जो इदारे हैं, ख़ास तौर पे ANF की अगर बात कर लें, एंटी नारकोटिक फोर्स की अगर हम बात कर लें स्पेसिफिकली, तो ये वहाँ पर भी जाकर अपने सेशंस और चीज़ें देते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि मंशियात के खात्मे में किन किन अवामिल को, किन किन मराहिल से गुजरना इंतहाई ज़रूरी है। हम इस वक्त बात कर रहे हैं डॉक्टर GM बुरफत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर जुर्मियात। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी, आप ये बताएं कि पाकिस्तान में नौजवानों में जो मुनशियात का रुझान है उसकी बढ़ने की क्या वजूहात हैं और क्या आप समझते हैं कि इसकी कितनी शरह हो चुकी है? सबसे पहले मैं आपको लेकिन जिस इशू पे या जिस मुद्दे पे आप बात करें बहुत इंपॉर्टेंट इशू है हमारी सोसाइटी का, माशरे को। लेकिन जो आपने बात की यूथ की, नौजवान, पाकिस्तानी माशरा वो माशरा है जहां यूथ की सबसे ज्यादा बड़ी आबादी में 50% से आबादी आपकी यूथ की है। तो लेकिन जो आपने सवाल किया है कि इसकी बात क्या है, तो लेकिन ये इस वक्त जो वजूहत जिसे हम कह रहे हैं इसकी डिफरेंट ये वेरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। लेकिन हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ी वजह इजी अवेलेबिलिटी है, आसानी से मिल जाता है। फिर आपका पेयर ग्रुप है, जो कंपनी है यकीनन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसमें हम जिसे कहते हैं हम उम्र साथी, और यकीन इंसान बहुत सारी जो चीजें सीखता है, लर्न करता है, वो अपने हम उम्र साथी से सीख करता है। इसके अलावा फैमिली मेंबर, अगर ना करे खुदा ना करे खासतौर फैमिली में अगर कोई बंदा सिगरेट भी पीता है, मैं सिगरेट को भी यकीन सिगरेट भी एक ऐसी लत है, एक ऐसी आदत है, लेकिन जब इंसान इसको शुरू करता है तो वो समझता है मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन एक वक्त आता है कोई सिगरेट बंदे को इस्तेमाल करना शुरू कर जाता है जो उसकी हेल्थ पे, उसकी मेंटल हेल्थ पे, उसकी फिजिकल हेल्थ पे, लेकिन इसके बहुत बुरे असरात अच्छा बुरफत साहब, मैं जरा अफशीन बुरफत साहब के बारे में बताऊं कि जिस तरह मंशियात के खात्मे कोई बहुत करीब जाकर खत्म करना चाहते हैं, इसी तरह बुरफत साहब आप कैमरे के भी बहुत करीब हैं। अगर आप कैमरे को थोड़ा सा भी दूर रख लें तो आपकी आवाज हमें आ रही है और हमें भी आपकी आवाज आती रहेगी, आपको भी आती रहेगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया बुरफत साहब, जिस कुर्बत के साथ आप इस खात्मे को पूरी तरह से एक्सरसाइज करते हैं, जरा मैं जानना चाहूंगा बीइंग अ क्रिमिनोलॉजिस्ट, व्हाट डू यू वांट टू से कि कौन कौन से ऐसे नशे हैं जो इस वक्त बहुत आम हो चुके हैं नौजवान तबकों के अंदर?
अच्छा, ठीक है। देखें जी, इस वक्त जो हमारे पास, हम अगर इसकी क्लासिफिकेशन करें तो किसी जमाने में हमारे पास ट्रेडिशनल ड्रग्स थे, जिसे हम कहते हैं भंग का इस्तेमाल था, चरस का इस्तेमाल था, ऑपियम का इस्तेमाल था, अल्कोहल या शराब का इस्तेमाल था। लेकिन जब से हमारे पास ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया तो अब ड्रग्स में केमिकल्स भी आ गए। इस वक्त हमारे यूथ में, नौजवानों में हम जिसे कहते हैं पॉली ड्रग यूनियन, एक वक्त में बहुत सारे नशे या उस जो नशा इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें बहुत सारे खतरनाक किस्म के केमिकल भी इस्तेमाल हो रहे होते हैं। अच्छा। और जिसमें यकीन इस वक्त हमारी सोसाइटी में आइस है, जो इस वक्त सबसे बड़ा डेंजरस या खतरनाक तरीन जो नशा है जो इस वक्त हमारे यूथ में इस्तेमाल हो रहा है। इस नशे से जो सबसे ज्यादा कॉमन जी, इस नशे से जो सबसे ज्यादा कॉमन है आइस का नशा, आपने बताया, इससे मेंटल हेल्थ पर क्या फर्क पड़ता है? वेरी गुड। यकीन देखें, जब कोई भी चीज हम यूज करते हैं, चाहे वो अगर कोई खाने पीने की भी चीज है, तो इंसान के उसके जो नर्वस सिस्टम है, लेकिन उसकी दिमाग पे, उसकी हेल्थ पे और स्पेशली उसकी मेंटल हेल्थ पे उसके लाभ मतलब यकीन वो उसके जो असरात होते हैं और उसकी जो मेमोरी है, उसकी याददाश्त है, और वो समझता है, उसने बिलीफ बनाया हुआ है कि इस नशे करने के इस्तेमाल से शायद कोई जो भी एक्टिविटी है, अब वो एक्टिविटी हम कहें, अगर स्कूल की बात करते हैं तो वो तेजी करता है, पढ़ता है। अगर इसके अलावा कोई बंदा है तो ड्राइवर है, वो ये समझता है मेरी ड्राइविंग अच्छी होगी। तो ये मिस बिलीफ हमारी सोसाइटी में, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन एक वक्त आता है कि उसकी जो मेंटल हेल्थ है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, और लेकिन कहीं ना कहीं उसकी याददाश्त, कहीं ना कहीं उसकी मेमोरी, कहीं ना कहीं उसके जो फंक्शंस हैं, जिसे इंसान, जिसमें हम जो भी सिस्टम अपने दिमाग से, अपनी ब्रेन से हम चीजें, हमें ऑर्डर्स मिलते हैं, उन ऑर्डर्स में कहीं ना कहीं। अच्छा बुरफर साहब, एक चीज और है कि आप लोग ऑब्वियसली क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं, तो हर आर्म फोर्सेस के साथ काम करते हैं, खासतौर पे जहां पर एंटी ड्रग्स की बात आती है तो आप हमेशा प्रायोरिटीज अपनी यही रखते हैं कि उनका साथ दें, उनको जाके सेशंस भी देते हैं, उनका तरीक़ेकार भी बताते हैं। ये पूरा मुनज़्ज़म नेटवर्क है, इट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। तो इस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की आप जड़ तक पहुंच सके हैं, आपको पता चल सका है कि ये किस तरह से होता है, और इतनी आसानी यूनिवर्सिटीज के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, इवन अब तो नाउ इट्स टाइम टू से कि स्कूल्स के अंदर भी ये नशा पहुंच चुका है, बासानी फरोख्त हो रहा है। हाउ डज इट वर्क? जी, बिलाल साहब ने इस हवाले से जो बात करूँ, लेकिन हमारा इसमें जो इम्पोर्टेंट रोल है हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का, नो डाउट, लेकिन साथ साथ में पेरेंट्स का, फैमिली का, सोशल इंस्टीट्यूशन का भी एक रोल होता है। रहा क्या बिजनेस में, तो मैं इसमें आपको आसान भी कहता हूँ कि इजी मनी या लोगों के पास एक आसान तरीका है पैसे कमाने का, लखपति करोड़पति बनने का। तो सारी चीज है, ये एक हमारी सोसाइटी में एक नेगेटिव कॉम्पिटिशन आ गया, जिसकी वजह से ये जो लोग हैं कम्युनिटी, हम लोग हमारी सोसाइटी के लोग, उसी तरह जो सोसाइटी तो जो इंस्टीट्यूशन है, इदारे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। लेकिन इसमें वही मैं आपको होगा कि हमारी सोसाइटी में इतनी गुर्बत तो नहीं है, इतने गरीब लोग तो नहीं कि हम किसी के नौजवान को, किसी के बच्चे को हम अपने पैसे कमाने के चक्कर में या अपने घर बनाने के चक्कर में, अपनी जरूरियात पूरी करने के चक्कर में लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और बड़ी तेजी के साथ इस तरह के बहुत सारे केसेस आपकी सोसाइटी में मौजूद है। आप अगर चाहें तो लास्ट टाइम जो भी ऐसे बहुत मशहूर केसेस हैं, तो इसमें वजह यही है कि लोग उसको जमीन से ये पैसे साफ मनी है और इजी मनी है, जिसकी वजह से लोग इस पर पा। अच्छा, आप नशे के अफराद एक दफा नशे की लत में पड़ गए, अब उनकी जो रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस है और उन अफराद की बहाली के लिए हुकूमत क्या इक़दाम करी और एनजीओज क्या इक़दाम करी हैं? यकीन जिसमें मैं आपको बताता चलूँ, यकीन हुकूमत का, स्टेट का और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी अपना रोल बिल्कुल समझते हैं, उनका एक रोल पॉजिटिव है कर रही है। लेकिन मैं समझता हूँ साथ में ये ताली एक हाथ नहीं गई, हुकूमत को, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को, सोसाइटी के दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं, लेकिन इसमें फैमिली है, कम्युनिटी है, जो नागरिक का निजाम है, जो आपके पॉलिटिशियंस हैं, उनको साथ लेने को, और कहीं ना कहीं आपको ऐसी पब्लिक पॉलिसी बनानी पड़ेगी। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट पॉलिसी बना ले तो गवर्नमेंट को लगना है, इसको हम ये कहें फाइट अगेंस्ट ड्रग्स, और कोई ऐसी पॉलिसी बनी जाए जिसमें ड्रग्स को रोकने में, प्रिवेंशन करने में हम मिलजुल कर, लेकिन लॉ एनफोर्समेंट स्टेट के साथ आपके जो पब्लिक है, स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे मैंने बात की, फैमिली है, आपके रिलीजियस लीडर्स हैं, आपके पॉलिटिकल लीडर्स हैं, हमारी एकेडमी है, जिसमें लेकिन हमारे स्कूल्स, हमारे कॉलेजेस, हमारी यूनिवर्सिटीज का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। अगर ये लोग पॉलिसी बनाना चाहें
तो मैं समझता हूँ कि ये मसले का हल आसानी से हमें नजर आने लगा। ठीक है प्रोफेसर साहब, तो बिल्कुल जी जी ये भी जानना चाहूंगा, मेरा जो अगला सवाल है इसके दो पहलू हैं, मैं समझता हूं कि आप इसका बेहतर तरीके से जवाब दे सकते हैं। एक, हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो नशे के आदी हैं, जो एक बाशऊर जो है वो शहरी हैं, लेकिन अच्छे घरानों से भी ताल्लुक रखते हैं, अपर मिडिल क्लास से भी उनका ताल्लुक है, लेकिन वो नशे के आदी हो जाते हैं किसी न किसी गैदरिंग का हिस्सा या शिकार होकर। उनके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, वो किस तरह से अपनी जिंदगी तबाह करते हैं, अपने रिश्तों को तबाह करते हैं। और दूसरे वो लड़के हैं जो तालीम याफ्ता नहीं है, जो पसमानदा इलाकों से हैं और वो नशे के आदी होते हैं, उसके बाद चोरी और डकैती और फिर कत्ल गारत में पड़ जाते हैं। इन दोनों बच्चों का क्या मुस्तकबिल होता है, जरा अपने क्रिमिनोलॉजिस्ट जो आपका माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस है उसमें जरा बताइएगा। जी, मैं आपको बता दूं कि इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट जो चीज है, मैं यहाँ एज ए रिसर्चर अगर बात करूँ, मैंने खुद पीएचडी पे रिसर्च की है। मेरा जो पीएचडी का मकाला था वो ड्रग अब्यूज अमंग पाकिस्तान की, और मेरे पास अलहमदुलिल्लाह अन्य लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तकरीबन 200-300 से ज्यादा चीजों में जिन्होंने ग्रुप पे रिसर्च की है। इसके अलावा पीएचडी के स्कॉलर्स हैं अभी भी हमारे साथ, मेरे सबसे बच्चे लोग हैं। तो इसमें मेजॉरिटी जो आपके जो देश में, इसमें जैसे आपने पहले बताया कि पढ़े लिखे लोग बहुत से लोग हैं, यानी ऐसा नहीं है कि इसमें इलिटरेट लोग, यकीनन इसमें मेजॉरिटी जो आपके जितनी भी रिसर्च हुई है उसमें मेजॉरिटी जो है हमारे पास 10% है वो लिटरेट लोग हैं, पढ़े लिखे लोग, नो डाउट। ठीक है, रहा सवाल कीजिए आपने कई मसले को देखिए, लोग कहते हैं कि हम इसको अगर हम इसको बंदा इसको पहनना चाहता है तो बंदा इसको बीमारी में सोशल डिजीज है, एक समाजी बीमारी है। अगर इसमें इसकी फैमिली सपोर्ट करे, इसके पेरेंट्स, इसके पेयर्स और सबसे बढ़कर जो हम बात करते हैं जो आपकी कम्युनिटी है, जिस मोहल्ले में, जिस इलाके में ये वबा, ये बीमारी मौजूद है, तो मैं समझता हूँ कम्युनिटी मिलजुल कर हमें बहुत सारे इसके मसाइल में जिससे को सपोर्ट करते हैं। बहुत सारे मामला हैं, जिंदगी के बहुत सारे मसाइल आते हैं, जिंदगी में बहुत बड़ा इशू है जिसे आप बता रहे थे कि जिंदगी को यकीनन एक मतलब खतरा भी है। तो मैं ये समझता हूँ उसमें आपकी कम्युनिटी, इसकी हमारे सब्जेक्ट है कम्युनिटी डेवलपमेंट। कम्युनिटी की आपने बात की, तो जो नशे की रोकथाम है ये सिर्फ कानून नाफिज करने वाले इदारों की जिम्मेदारी है या मुआशरती मसला है जिसमें हर फर्द को अपना किरदार अदा करना चाहिए? हमारी सोसाइटी के लोग हैं, कोई आसमान से मखलूक नहीं आती। आप पुलिस हो या लॉ एनफोर्समेंट हो, रेंजर्स हो, आर्मी हो, हमारे आपकी सोसाइटी के लोग हैं। और यकीन वो मिल जब सोसाइटी की आप नेचर को, सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को, सोसाइटी के लोगों को आप अंडरस्टैंड कर लो। आप यकीन सोसाइटी, हमारे पास अर्बन सोसाइटी है, रूरल सोसाइटी है, कैपिटल सोसाइटी है, लॉर्ड्स की सोसाइटी है, उस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना हो कि अगर उन लोगों को साथ मिलाकर, यकीन सोसाइटी के बगैर, सोसाइटी के लोगों के बगैर, पब्लिक के बगैर ये प्रॉब्लम हम अकेले तौर पर आपकी लॉ एनफोर्समेंट या पुलिस इसको सॉल्व नहीं कर। लेकिन इसमें मैंने जैसे आपको बताया कि हमारे पास जो डिफरेंट जो दूसरे एस्पेक्ट हैं, आपके जो हमारे यहाँ बात करें तो हमारे एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है जस्टिस को, जो कानून के लोग हैं, जो कानून जिसमें हम वकला बरादरी हैं, एडवोकेट्स हैं, उनका भी जो कानून साजी करते हैं, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल जो चेंजेस आती हैं, अगर उसमें अगर कोई ऐसी चीजें लाई जाए तो आप यकीनन कानून, बहुत बड़ा कानून को बनाया जाए तो कानून सबके लिए अगर जैसा बना दिया जाए तो मैं समझता हूँ उसको बैन लगाया जाए तो काफी, जिससे आपके माशरे में गुटखा, मावा, खादिया, सुपारी से बैन लगाओ। लेकिन आईएमएफ तो इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं ये वबा, ये बीमारी हमारे लोगों के अंदर भी, हमारे जो लोग वो भी इसके अंदर भी बीमारी हो। तो इसमें हम सबका रोल है, पूरी सोसाइटी का रोल है, और पूरी सोसाइटी के इदारे हैं जिसमें बात करते हैं फैमिली की, रिलीजन की, एजुकेशन की, आपके इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशन से, और सबसे बढ़कर जो जिम्मेदारी है आपके सियासी इदारों। अगर सियासी इदारे अपना एक भरपूर रोल प्ले करें तो मैं समझता हूँ इस वबा को, इस बीमारी को, इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा बुलफर साहब, ऑब्वियसली आपके कोर्स आउटलाइन का हिस्सा होती हैं तमाम चीज़ें, ह्यूमन बिहेवियर है, क्रिमिनल बिहेवियर है, जस्टिस सिस्टम है। हम एक चीज़ ये देखते हैं कि ये जो नशे के आदी लोग हैं, ये जब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, चोरी डकैती पर उतर आते हैं, या फिर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इंटीमेशन की तरफ ज़्यादा चले जाते हैं, ख़ास तौर पर जो नौजवान तबका है, इन ड्रग्स को, खासतौर पर केमिकल वाले जो ड्रग्स उनको इस्तेमाल करने के बाद सजाएं भी होती हैं, हम देखते हैं जस्टिस सिस्टम भी है हमारे पास, लॉ एनफोर्समेंट भी है हमारे पास, FIRs भी होती हैं,
लेकिन उसके बाद ये दोबारा निकल कर बाहर आते हैं और ज्यादा ये निडर हो जाते हैं और ज्यादा नशे के आदी हो जाते हैं और ज्यादा ये हैबिचुअल हो जाते हैं। इनको जैसे अफशी ने भी सवाल किया था बड़ा इंपॉर्टेंट कि रीहैब सेंटर्स कितना फाल हैं, कितना बेहतर तरीके से इनको रीहैब की तरफ लेकर जा रहे हैं, या सिर्फ ये एक दफा चले गए उस सिस्टम में तो ये बिगड़ जाएंगे, अब सुधरेंगे नहीं? देखिए बिलास साहब, मैंने जैसे आपको बोला कि हमारी सोसाइटी को ये भी कहना है कि हमारे पास रिलैप्स रेट तो बहुत ज्यादा है। रिलैप्स ऑप्शन जिन लोगों को हम ट्रीटमेंट देते हैं, इलाज कराते हैं, वो दोबारा से इस बीमारी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ इसके लिए मोटिवेशन है। इसमें हमारे जो सब्जेक्ट हैं, सोशियोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, इन सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट्स हैं वो उन लोगों को ड्रग एडिक्शन के साथ जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं जहाँ मेडिकल डॉक्टर्स हैं, तो उनको सोशियोलॉजिस्ट की, साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है कि इन लोगों को मोटिवेट किया जाए, उनको बताया जाए कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है और जिंदगी के वो आपको दिखाया जाए कि आप जैसे आपको बताया कि हर तरह के लोगों पे गली में जानवरों से भी बदतर जिंदगी गुजार रहे हो। अगर जिंदगी को उनको बेहतरीन एस्पेक्ट दिखाया जाए, एक हेल्थी एस्पेक्ट दिखाया जाए और उनसे उनको ये बताया जाए कि तो मैं ये समझता हूँ किसी चीज का अगर वो मोटिवेशन है, साइकोलॉजिकल अप्रोचेज हैं, सोशियोलॉजिकल अप्रोचेज हैं, आज दुनिया में ये चीजें मौजूद हैं। जहाँ डेवलप कंट्रीज हैं वहाँ सकते आपके सोशल साइंटिस्ट, आपके सोशियोलॉजिस्ट, आपके क्रिमिनोलॉजिस्ट एज वेल एज आपके जो मेडिकल डॉक्टर के साथ बिल्कुल डॉक्टर की तरह रोल शुरू कर देते हैं। मैं समझता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। प्रोफेसर वक्त कम रह गया है, बड़ा शॉर्टली मैं चाहूंगा कि इसका आंसर दें। आप लोग क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं, ऑब्वियसली ड्रग डीलर्स हैं, तमाम लोग हैं, इन लोगों से भी आप लोग के जो है वो मुठभेड़ चलती रहती होगी। आप लोग इतने टफ माहौल में खुद को ड्रग से कितना कैसे दूर रखते हैं, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि आदी हो जाता है? मनीषात तल्फ करने के लिए तो काफी तादाद में मनीषात आपके पास मौजूद होती होगी। मैं आपको बताता चलूं, इसमें आपकी सोशलाइजेशन जो है, जो तरबियत आपकी है, लेकिन आप यहाँ जो बैठे हुए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल आपके पेरेंट्स का है, आपके माँ बाप का है, ठीक है। और अगर हम बचे हुए हैं तो मैं ये समझता हूँ जो लोग ड्रग से बचे हुए हैं तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उनके पेरेंट्स को, उनके माँ बाप को, कि बेसिक जो रोल है वो आपके पेरेंट्स का, अगर आपके बचपन में अच्छी हैबिट्स आपको दी है। लेकिन मैं एक फुटबॉलर हूँ, मेरा पहला लव वो फुटबॉल से है। आज भी इस उम्र में मैं 60 ईयर्स तक आ गया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी आपके के साथ फुटबॉल खेलता हूँ, इसलिए खेलता हूँ। हाँ, तो मैं समझता हूँ पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है, उसके बाद टीचर्स का ये बहुत अच्छा मैसेज आपकी तरफ से गया है हमारी नौजवान नस्ल के लिए कि अपने आप को फिजिकल फिटनेस और स्पोर्ट्स में इंडल्ज कीजिए ताकि मनशियात जैसे नशे से जान छुड़ाई जा सके। चलें, बहरहाल बहुत शुक्रिया डॉक्टर GM बुरफत, कराची यूनिवर्सिटी क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट से हमारे साथ